नमस्कार साथियों, भव्य एजुकेशन चैनल की बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र कक्षा के शिक्षण विधियों पर आधारित एमसीक्यू पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों को शेयर कीजिए और लाइक और कमेंट अवश्य कीजिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 46वां प्रश्न हमारे 3 वीडियो के बाद उसी क्रम में मैं चल रहा हूँ। 15-15 प्रश्न प्रत्येक वीडियो में है, तो 15 इसमें भी आपको मिलेंगे। 3 वीडियो में 15 प्रश्न यानी 45 प्रश्न हो चुके हैं, उसी के आगे हम चल रहे हैं। 46वां प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण में कठिन शब्दों को समझाने के लिए शिक्षक पहले परिभाषा बताकर उदाहरण देता है, तो वह किस विधि का प्रयोग कर रहा है? ध्यान रखिएगा, शिक्षक पहले क्या कर रहा है, आपको परिभाषा बता रहा है, यानी कि नियम बता रहा है और फिर उदाहरण दे रहा है कि संज्ञा के, जैसे मैंने लास्ट कक्षा में बताया था कि आपने कहा कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम बताने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं या संज्ञा कहलाते हैं। तो अब यहाँ पर आपने पहले नियम बताया, फिर आपने कहा देखो ये वस्तु है, इसका ये नाम है, मेरा ये नाम है, इस स्थान का ये नाम है। इस तरह से आपने उसके बाद उदाहरण दिए। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं कि पहले नियम बता रहे हैं और फिर उदाहरण दे रहे हैं, तो आप निगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। और आप पहले उदाहरण दे रहे हैं और फिर नियम बता रहे हैं, विशिष्ट से सामान्य की ओर जा रहे हैं, तो आगमन विधि का प्रयोग कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहले उसको क्या किया, परिभाषा बताई है, तो इसलिए उसका उत्तर आगमन, निगमन, खेल विधि, कहानी विधि क्या होगा? उत्तर होगा निगमन, यानी कि बी उत्तर सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निगमन विधि को अधोमुखी अधोमुखी दृष्टिकोण क्यों कहा जाता है? टॉप डाउन एटीट्यूड। तो देखिए, एक बात याद रखिए कि सामान्य क्या होता है? सामान्य से तात्पर्य होता है कि एक नियम, जिसे कई लोगों ने अलग-अलग परिस्थिति में जब परखा और उसको समान रूप से पाया, इक्वली पाया कि हाँ, ये बात सही है, जैसे कि न्यूटन का लॉ, जहाँ भी जाएँगे हम देखेंगे अगर ग्रेविटी लॉ, तो वो फॉलो अप करे, वहाँ पे वो फॉलो करेगा। तो ऐसे नियम जो हैं, विश्लेषण के बाद बनते हैं, तो ये उच्च मस्तिष्क के होते हैं। तो उच्च मस्तिष्क से निम्न मस्तिष्क की ओर आना या उच्चतम चिंतन से निम्न चिंतन की ओर आना निगमन विधि का गुण है। तो निगमन विधि को इसीलिए टॉप डाउन दृष्टिकोण कहा जाता है। तो अब इसका विकल्प हम देख लेते हैं क्या है इनमें से, कि क्योंकि ये बच्चों को सोचने पे मजबूर करती है, सोचने पे तो नहीं करती है, वो तो आगमन विधि है, क्योंकि वहां आपको नियम बनाना पड़ता है या नियम की ओर जाना पड़ता है, तो पहले ही आपने पका पकाया उसको दे दिया कि ये नियम है और ये इसके आप उदाहरण की ओर जा रहे हो। ठीक, तो ये तो बात नहीं सही है। अगला कहता है, क्योंकि ये सामान्य सिद्धांत से शुरू होकर विशिष्ट निष्कर्षों की ओर बढ़ती है, बिल्कुल ये निगमन विधि का गुण है और इसीलिए टॉप डाउन कहते हैं, क्योंकि टॉप लेवल थ्योरी से ये डाउन की ओर आती है। ओके, उत्तर इसका बी सही है। व्यक्तिगत अधिगम को बढ़ावा देती है, नहीं। ग्रुप टीचिंग ही है, केवल प्राथमिक स्तर पर उपयोगी है, नहीं। उच्च स्तर कक्षाओं के लिए ज्यादा उपयोगी है, गणित के शिक्षण के लिए ज्यादा उपयोगी है। भूमिका निर्वाह तकनीक विज्ञान के शिक्षण में प्रभावी मानी जाती है। देखिए, रोल प्लेइंग जो है, ये टेक्निक आपकी विज्ञान के शिक्षण में भी प्रभावी मानी जाती है। क्यों? क्योंकि ये केवल सिद्धांत पर आधारित है? नहीं, ये छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करती है। बिल्कुल सही। नीरस नहीं बनाती, बल्कि इसमें और ज्यादा छात्र मजे से पार्टिसिपेट करते हैं। शिक्षकों के लिए नहीं, छात्रों के लिए छात्र केंद्रित विधि है। रोल प्ले मेथड क्या होता है? जिसमें छात्रों को एक परिस्थिति दी जाती है, उस परिस्थिति में जुड़ करके वो भूमिका का जो है निर्वहन करते हैं और इस तरह से छात्र जो है आपस में सहयोग के साथ किसी विषय वस्तु पर अपनी समझ का विस्तार करते हैं। ठीक, तो ये भूमिका निर्वाह तकनीक विज्ञान के शिक्षण में अगर हम प्रयोग कर रहे हैं तो क्या करेगा? छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करेगा। उत्तर भी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भूमिका निर्वाह विधि छात्रों को किसमें मदद करती है? तो ऑप्शन ए है वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा का प्रयोग करना, ऐतिहासिक घटनाओं को निष्क्रिय रूप में देखना, केवल सैद्धांतिक ज्ञान, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना। तो देखिए, भूमिका निर्वाह का उद्देश्य ही होता है सहयोग के साथ समझ बढ़ाना। और भाषा का प्रयोग तो होगा ही होगा, जब आप कोई रोल प्ले कर रहे हैं तो आपको डायलॉग देने ही पड़ेंगे। तो वास्तविक जीवन की स्थितियों में भाषा का प्रयोग, ये उत्तर सही है। निष्क्रिय नहीं, सक्रिय रूप से देखना चाहिए था ऐतिहासिक घटनाओं को। केवल सैद्धांतिक नहीं, व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाती नहीं, बल्कि सहयोग बढ़ाती है। तो इसलिए तीनों विकल्प गलत है, उत्तर ए सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, भूमिका निर्वाह विधि का मुख्य उद्देश्य क्या है? रटने की क्षमता, बिल्कुल गलत। छात्र केंद्रित है, रटेगा तो नहीं, छात्र समझेगा। संचार और सामाजिक कौशल, बिल्कुल सही है। डायलॉग होगा, साथ में मिलकर काम करेगा, तो कम्युनिकेशन स्किल डेवलप होगी और सोशल स्किल डेवलप होगी। उत्तर इसका बी सही है। मनोरंजन करना एक पार्ट हो सकता है, पर ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि केवल लगा हुआ है, वैसे भी मैं बता चुका हूँ, केवल वाले विकल्प आपके गलत ही होते हैं। शिक्षकों के काम को आसान बनाना नहीं, बल्कि शिक्षकों का काम बढ़ता ही है। और आज वैसे भी शिक्षकों के काम को आसान बनाने के उद्देश्य से अगर कोई विधि है, तो वो उसका हम अच्छे उसमें नहीं लेंगे। ठीक है, तो उत्तर इसका बी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, निम्न कक्षाओं में खेल विधि
मुख्य रूप से किस पर आधारित होती है? तो खेल विधि पूछ रहा है, कौन सी विधि पूछ रहा है? खेल विधि। और किस कक्षाओं में? निम्न मतलब प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में। किस पर आधारित होती है? समाजशास्त्री सिद्धांत पर? शिक्षण के ना। शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम सिद्धांत पर? नहीं। विकास और वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। क्योंकि निम्न या प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों की खेल में रुचि होती है, उससे जोड़ करके यदि हम पढ़ाई कराते हैं, चीजों को सिखाते हैं, तो बच्चे पूरे रुचि के साथ सीखेंगे, पूरे उत्साह के साथ सीखेंगे और उनके ऊपर मानसिक दबाव भी नहीं रहेगा। तो अगर हम खेल विधि की बात करेंगे तो वो वृद्धि और विकास के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित होती है। उत्तर सी सही है। अगले प्रश्न पे आते हैं, खेल आधारित शिक्षण का मुख्य लाभ क्या है? याददाश्त बढ़ाना, नो। अधिगम को स्वाभाविक, मनोरंजक, स्फूर्तिदायक बनाया, जो भी मैं कह रहा था पिछले प्रश्न पे, तो उत्तर बी सही है। कठिन विषयों को आसान नहीं बनाती बल्कि उसमें रुचि पैदा करती है, उसको सहज बनाती है। शिक्षकों पर निर्भरता, शिक्षक पर निर्भरता नहीं बढ़ाती बल्कि निर्भरता कम करती है। तो उत्तर इसका बी ही सही है, ध्यान रखिएगा। खेल विधि में बच्चों के किन गुणों का विकास होता है? सहयोग, सहिष्णुता, आत्मनिर्भरता। बिल्कुल सही बात है, खेल में तो ये गुण होते ही हैं, बच्चों में भी बड़ों में भी विकसित होंगे। मिलकर के खेलेंगे, रचनात्मकता भी विकसित होगी, समस्या समाधान भी, खेल होगा तो समस्याएं आएंगी और बच्चे आपस में लड़ झगड़ के या बातचीत करके समस्या का समाधान भी करेंगे। शिक्षक वहां पर निर्देश देगा अगर जरूरत पड़ेगी। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होगी, सामाजिक संपर्क भी होगा। यानी उत्तर इसका डी सही है। सारी ही चीजें जो है खेल विधि में पाई जाती है। देखिए कितनी उपयोगी विधि है। फिर आते हैं, खेल विधि का प्रयोग किस स्तर की कक्षाओं में अधिक प्रभावी है? उच्च शिक्षा, विद्यालय, विश्वविद्यालय स्तर या प्राथमिक और निम्न कक्षाओं? निश्चित तौर पे सी हमारा उत्तर सही है, प्राइमरी और लोअर लेवल कक्षाओं में। अब इसके बाद आता है, फ्लिप्ड क्लासरूम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो देखिए आपको मैं पहले भी इसके बारे में बता चुका हूँ। आप इसका डिटेल देखना चाहते हैं तो हमारा वीडियो जो है वो आप 6 देख लीजिए, क्लास 6 को। आपको इसका डिटेल मिल जाएगा। फिलहाल मैं बता देता हूँ, फ्लिप्ड का मतलब होता है पलटना। अब क्या पलटी जाती है? भूमिकाएं। सामान्यतः क्या होता है, हम सामान्य कक्षा में हम कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं और फिर उसका गृह कार्य के रूप में उसका अभ्यास जो है बच्चे घर में करते हैं। यहाँ पर ये भूमिकाएं पलट दी जाती हैं। बच्चे घरों में जो है वो सीखते हैं और छात्र में आकर अपनी सीख का जो है वहां पर उसको और क्लियर करने का काम करते हैं, उस पर जो है अभ्यास कार्य करते हैं, उस पर डिस्कशन करते हैं। तो फ्लिप्ड क्लासरूम में क्या हो रहा है, जो भी चीजें हैं वो छात्र घर पर पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट जो कुछ भी है, विषय वस्तु, और उस विषय वस्तु के कॉन्सेप्ट का प्रयोग जो है वो क्लास में आके कर रहे हैं, अभ्यास कार्य या डिस्कशन या अन्य किसी रूप में। और पढ़ने के लिए वो घर पर अपना इंटरनेट मीडिया, अपने किसी बड़े भाई बहन साथी माता पिता का मदद ले सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं, ये तो बात हो गई फ्लिप्ड क्लासरूम की, भूमिकाएं पलटती हैं कक्षा और घर की। तो अब यहाँ पर देखते हैं, छात्रों को घर पर लेक्चर देना। तो भाई लेक्चर तो नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हमने क्या कहा, सहयोग ले रहे हैं वो अपने माता पिता, भाई बहन, इंटरनेट मीडिया जिसका भी। ठीक है, कक्षा के समय को उच्च स्तरीय सोच और एक्टिविटीज के लिए मुक्त रखना, बिल्कुल ठीक बात है। केवल परीक्षा पास करना गलत, शिक्षक का काम नहीं कम होता। यहाँ कक्षा के समय को अगर हम पढ़ाने में लगा रहे हैं की जगह पर अगर बच्चों के संग इंटरेक्शन में लगा रहे हैं, वो हमसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो भी पढ़ के घर से आए हैं, वहां पर डिस्कशन हो रहा है, उस एक्टिविटीज के लिए अगर हम फ्री करते हैं तो वो ज्यादा डेवलपमेंट करेगा, ज्यादा फायदा करेगा। उत्तर भी सही है। निम्नलिखित में कौन सा फ्लिप्ड क्लासरूम का सबसे अच्छा उदाहरण है? शिक्षक घर पर लेक्चर रिकॉर्ड करता है, छात्र उसे घर पर देखते हैं ना। छात्र ये गलत है। छात्र घर पर लेखन शैलियों के बारे में वीडियो देखते हैं और कक्षा में शिक्षक के साथ 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 उन शैलियों की पहचान करते हैं। निश्चित, यही मैं कह रहा था। घर पर उन्होंने देखा, सेल्फ स्टडी की, और घर पर स्कूल में आकर के शिक्षक के साथ उस पर क्या किया, चर्चा, परिचर्चा, पहचान, जो भी एक्टिविटीज है। उत्तर बी सही है। सी एक बार देख लेते हैं, छात्र कक्षा में शिक्षक का व्याख्यान सुनते हैं, घर पर अभ्यास, ये तो पारंपरिक कक्षा की बात कर रहा है। ठीक है, सी वाला। छात्र पूरी तरह ऑनलाइन कक्षाओं में, ये भी गलत है। उत्तर इसका कौन सा सही होगा? उत्तर इसका बी सही होगा, और ध्यान रखिएगा बी उत्तर ही इसका एक प्रकार से फ्लिप्ड क्लासरूम का एक्सप्लेनेशन भी है। अब आ जाते हैं अगले प्रश्न पर, 57। किसी विवादास्पद विषय पर कक्षा में चर्चा के दौरान विचारों के अंतर को संबोधित करने के लिए निम्नलिखित में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त होगी? किसी विवादास्पद विषय पर अगर आप क्लास में डिस्कशन करा रहे हो तो दो जो ग्रुप्स हैं उनके बीच में जो डिफरेंसेस आएंगे उनके थॉट्स में, उसको संबोधित करने के लिए आप कौन सा मेथड बेटर रूप से जो है यूज करोगे? देखते हैं। शिक्षक द्वारा केवल सही उत्तर बताना, सही गलत की बात नहीं होगी यहाँ पर। छात्रों को अपने मत रखने, दूसरों के मत को सुनने, देखिए ये बहुत बड़ी बात है। जब भी कभी कोई ऐसा डिस्कशन होता है जहाँ पे विवादास्पद हो मैटर,
तो वहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमें दूसरे की बात को सुनना है और फिर अपनी बात रखनी है। तो ये चीज के लिए आप स्टूडेंट को प्रोत्साहित कीजिए कि अपनी बात मत कहो, दूसरे की सुनो और समझो। ठीक है, तो उत्तर इसका बी सही है। पूरी तरह छोड़ना नहीं है, तथ्यों पे जोर देना नहीं है। अब आते हैं सामाजिक विज्ञान की कक्षा में सामयिकी को पेश करने का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। देखिए, समसामयिकी की जहां बात आती है या करंट अफेयर्स की जहां बात आती है, तो उसका मुख्य उद्देश्य, अगर हम सोशल साइंस की क्लास की बात करें, तो सनसनीखेज खबरें देना नहीं होता, स्कूल के बाहर की जानकारी देना नहीं होता। केवल केवल शब्द लगा है ना, देना तो है जहां बाहर की, लेकिन केवल ये उद्देश्य नहीं होता। याद रखिएगा, स्कूलों छात्रों को स्कूल से भटकाना नहीं होता, बल्कि देश के मुद्दों में रुचि बढ़ाना और विश्लेषण कौशल विकसित करना होता है। ठीक है, तो उत्तर इसका कौन सा सही है? बी। अगले प्रश्न पे आते हैं। गेमिफिकेशन, अब ये विधि भी जो है मैंने अपने वीडियो 6 में बताई हुई है, तो आप उसको देखिए जा करके मेरे चैनल पर, और आपको इसके बारे में डिटेल मिलेगा। बाकी आप एक बात जान लीजिए, गेम के तत्वों का प्रयोग शिक्षण में किया जाता है। गेम का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, गेम के तत्वों का, जैसे बैच, ठीक है, पॉइंट्स, ये गेम में होते हैं ना कि हम गेम में कहते हैं तुमने ये खेला, इसको इतने पॉइंट्स मिलेंगे, इस लेवल पे पहुंचे तो ये बैच मिलेगा। ठीक है, तो इस तरह के तत्वों का प्रयोग हम पढ़ाई में करते हैं, और इससे हम अपने कक्षा शिक्षण को रुचिकर और वहां पर क्या करते हैं, नवीनता लाते हैं। तो छात्रों को सिर्फ खेल खिलाना उद्देश्य इसका नहीं है, सीखने की प्रक्रिया को उबाऊ नहीं बनाना बल्कि रुचिकर बनाना है। सीखने के अनुभव में गेम के तत्वों को जोड़कर छात्रों की प्रेरणा और सहभागिता को बढ़ाना। यही चीज तो मैंने बोली, गेमिफिकेशन का उद्देश्य उत्तर सी इसका सही है। प्रतिस्पर्धा बढ़ाना उद्देश्य इसका नहीं है। ठीक है, 59 का सी सही है। अंतिम प्रश्न हमारे एमसीक्यूज जो शिक्षा विधियों पर हैं, उनका ये अंतिम प्रश्न है। इसके अलावा भी यदि आपको इस पे कोई और प्रश्न चाहिए, तो आप मुझे मैसेज और व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपके लिए निश्चित तौर पर वीडियो बनाऊंगा। गेमिफिकेशन का एक नुकसान क्या हो सकता है? छात्रों का सीखने में मन लगना, ये तो अच्छी बात है, नुकसान कहाँ है? कुछ छात्रों का ध्यान अवधि का कम होना और सीखने की बजाय जीतने में। हाँ, निश्चित तौर पर अगर आप देखेंगे कि अच्छा ठीक है, मैं आप लोगों से जो है कुछ विलोम शब्द पूछूंगा, 2 ग्रुप में अपने क्लास को बांट दिया, जो ज्यादा उत्तर देगा उसको जो है विजेता माना जाएगा, आप ज्यादा पॉइंट जिसके हो जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि छात्र समझने की जगह जीतने की होड़ में लग जाएंगे, तो ये एक इसका नुकसान हो सकता है। तो उत्तर इसका बी सही है। ठीक है, आनंद आया अनुभव तो इसका लाभ ही है। दुनिया के अनुप्रयोगों को समझना भी लाभ इसका कहलाएगा, लेकिन ये एक इसका कहीं न कहीं ड्रॉबैक हो सकता है। तो 60 का उत्तर बी सही है। तो साथियों, हमारे एमसीक्यू 60 पूरे हुए। मेरा आपसे ये सुझाव है कि आप मेरे ये चारों पार्ट देखिए, आपको ये सीटीईटी की जो हमारी परीक्षा है, इसमें निश्चित तौर पे लाभ होगा। फिर एक बात ध्यान रखिएगा, प्रश्नों का केवल उत्तर जानने से आपको लाभ नहीं होगा। जो एक्सप्लेनेशन मैं विकल्पों में दे रहा हूँ, प्रश्न के संदर्भ में दे रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिए, आपको निश्चित तौर पे लाभ मिलेगा। और अभी जो हम अगली अब एमसीक्यूज पे ही हम चलेंगे। मेरी कोशिश रहेगी कि वीडियो एमसीक्यूज पे रहे, सीटीपी के जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि अभी मैं नेक्स्ट वीडियो जीन पियाजे और व्यागॉट्स्की के टॉपिक्स पे बनाऊंगा। तो आप जो है एक बात ध्यान रखें, केवल ये जान लेना कि इस प्रश्न का उत्तर ए बी सी में से ए है, से काम नहीं चलेगा। बी सी डी जो उत्तर नहीं है, वो संभावित किसी अगले प्रश्न का कारण बन सकते हैं या अगला प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए उनको भी जानिए, उनके बारे में भी जानिए। ठीक है, मेरा यही प्रयास रहा है। तो आज की कक्षा को समाप्त करते हैं। आप सभी को धन्यवाद। मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट और लाइक अवश्य कीजिए।